नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकबर का प्रशासन। ठीक है, यानी कि इसके पिछले वीडियो में देखें तो अकबर का हम लोग डिस्कस किए थे कि भारत किस तरह से आता है। अकबर भारत किस तरह से आता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। पिछले वीडियो में अगर देखा जाए तो अकबर का साम्राज्य क्षेत्र के बारे में बात करी थी, जो कि राजस्थान वाले एरिया, गुजरात, मालवा से लेकर के बंगाल तक अपने क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। यानी कि लाहौर से लेकर बंगाल तक और मालवा जो भी इसका क्षेत्र था अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अब देखिए गुजरात इसका अंतिम आक्रमण था। तो गुजरात के बाद फिर दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद अब शासन प्रशासन पर व्यवस्थित रूप से ध्यान देता है और शासन प्रशासन लागू करता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, अकबर का प्रशासन के बारे में। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण सामने आते हैं। देखिए कौन कौन सा है। पहला मालगुजारी व्यवस्था है, दूसरा क्या है मनसबदारी व्यवस्था है, और तीसरा क्या है शासन का गठन होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम आज यहाँ पर फुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए मनसबदारी व्यवस्था है जो कि लगभग आपके किसान से रिलेटेड होते हैं। मालगुजारी व्यवस्था किसान से रिलेटेड होते हैं। मनसबदारी व्यवस्था जो होते हैं वो ये सेना से रिलेटेड होते हैं, जो कि आर्मी से रिलेटेड होते हैं। और ये जो है शासन गठन, जो कि इसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये है आपके प्रांत, यानी कि साम्राज्य का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, यानी कि केंद्र, परगना, इस तरह से। तो इसके बारे में हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण आते हैं आपके मालगुजारी व्यवस्था, जो कि किसान से रिलेटेड है, यानी कि किसान के देख रेख में यह मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि यह मालगुजारी व्यवस्था जो है शेरशाह के शासनकाल से ही चला आ रहा था, लेकिन इसमें अकबर के द्वारा कुछ मॉडिफाई किया गया, जो कि बनाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर मालगुजारी व्यवस्था में देखा जाए तो यह इसका क्या काम है, वार्षिक काल को, यानी कि एक साल में किसान का जो भी किसान के द्वारा जो भी अनाज उगाया जाता था उसका आकलन करना। ठीक है, क्या चीज आकलन करना। एक साल का लेखा जोखा होता था, जिसे कि हम लोग मालगुजारी व्यवस्था के अंतर्गत रखते थे। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कौन से है, दससाला व्यवस्था। दससाला व्यवस्था का मतलब है कि किसान के द्वारा 10 साल तक जो भी अनाज उगाते थे तो उनका लेखा जोखा करना 10 साल के अंतर्गत आता था। ठीक है, 10 साल के अंतर्गत आता था। इसमें क्या होता था कि 10 साल व्यवस्था में जो है केंद्र पूरा अनाज का 1/3 हिस्सा, पूरा अनाज का, यानी कि 10 साल में जितना भी, यानी कि 10 साल में किसान के द्वारा जितना भी अनाज निकाला गया उसका 1/3 हिस्सा केंद्र को दिया जाए। यानी कि और ये जो 1/10 हिस्सा है यह मतलब कि अनाज ना लेकर रुपया का मांग करता था। किसका? रुपया का मांग करता था। ठीक है, अब देखिए अब आता है दूसरा कौन है, जब्ती प्रणाली। अगर जब्ती प्रणाली के बाद देखा जाए तो पहले के, यानी कि शेरशाह के पहले देखा जाए तो जब्ती प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी, जो कि जब्ती प्रणाली जो है यह अकबर के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है जब्ती प्रणाली में कि जमीन की नपाई होती है। ठीक है, जमीन की नपाई होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बांस में, यानी कि एक बांस में लोहे का एक रॉड लगाकर इस तरह से जमीन की नपाई की जाती थी। जो कि जब्ती प्रणाली जो व्यवस्था है यह आपका कहाँ से कहाँ तक, यह आपका बंगाल से लेके लाहौर तक और नीचे मालवा तक फैला हुआ था जब्ती प्रणाली। ठीक है, अब आते हैं कौन सा, तीसरा नंबर है आपका बटाई। अब देखिए बटाई, इसको बटाई भी बोलते हैं और यह गल्लाबसी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बटाई वाले व्यवस्था में किसानों के द्वारा जो भी अन्न उगाए जाते थे उसमें केंद्र और राज्य के बीच
केंद्र और राज्य के बीच का बंटवारा होता है। यानी कि किसान जो है जितना अन्न उगाता था उसमें केंद्र कितना लेगा और राज्य कितना लेगा, इसका बंटवारा होता था। ठीक है, देखिए इसमें बंटवारा ये भी होता था कि जैसे कि अब किसान के द्वारा नगदी फसल उगाया जाता था, नगदी फसल उगाया जाता था। ठीक है, नगदी फसल में जैसे आप आ जाते हैं, जैसे कपास मान लीजिए, नील की खेती होती थी, तिलहन होती थी। ठीक है, किसान के द्वारा इन सभी अनाजों का उगाया जाता था। लेकिन इसमें केंद्र और सरकार के बीच जब बंटवारा करने की बात आती थी तो इसमें केंद्र जो था ये सब अन्न न मांग करके इसके बदले रुपया मांगते थे। ठीक है, इसलिए इन सभी पौधे को नगदी फसल कहते हैं। देखिए अब चौथा नंबर है आपकी नस्ल की व्यवस्था। नस्ल की व्यवस्था का देखा जाए तो नस्ल की व्यवस्था में कुछ नहीं है। इसमें नस्ल की व्यवस्था उन किसानों पर लागू किया गया था जो कि कमजोर वर्ग से थे। ठीक है, जिनके पास जमीनें कम थी, जो अनाजें कम उगाते थे, उन पे जो भी वो अनाज उगाते थे उनको ऐसे ही मतलब कि थोड़ा मोड़ा करके कर लगा दिया गया था। ठीक है, यानी कि जितना भी उगा रहे हैं उनका 10% 5% केंद्र को तो दिया जाए। ठीक है, अब देखिए अकबर के समय में ये कुछ ज़मीनें हैं जो कि नाम है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पोलज किसको कहते हैं, चाचर किसको कहते हैं और प्रति किसको कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें तो पोलज की क्या है, यानी कि पोलज उस जमीन को कहते हैं जो कि हर एक साल इनकी जुताई की जाती थी। ठीक है, एक साल पर जुताई करना, यानी कि जिस जमीन को प्रत्येक साल यानी कि हर एक साल पर उसकी जुताई की जाती थी उस जमीन को क्या कहते हैं, पोलज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चाचर जो है 2 से 3 साल के बीच में, यानी कि 2 साल बाद 3 साल बाद, अगर इस 2 साल बाद 3 साल बाद जमीन की अगर जुताई होती थी तो उस जमीन को चाचड़ कहते हैं। अब देखिए अब प्रति जो है कि मतलब कि यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं, यानी कि यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, यानी कि 10 साल 12 साल तक ऐसे ही रह जाता था, जिसे हम लोग प्रति कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, यानी अकबर के द्वारा जो भी नियम कानून लगाया गया था, तो मनसबदारी व्यवस्था जो है यह सबसे पहले देखेंगे तो यह किस पे लागू होता है, यह सेना पे लागू होता है। यानी कि यह जो व्यवस्था लगाई गई थी सेना के द्वारा लगाई गई थी, अकबर के द्वारा सेना पर लागू होती थी। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी बात करेंगे सेना के वेतन से लेकर के अधिकारी के वेतन तक बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी होगा सेना का वेतन कितना होता है और अधिकारी का वेतन कितना होता है, इसके बारे में हम मनसबदारी व्यवस्था में फुल डिस्कस करें। देखिए सबसे नीचे वाले सेना है वो पैदल सेना है। ठीक है, उसके बाद जो है उनके अधिकारी होते हैं, सबसे टॉप पे होते हैं जो कि अधिकारी होते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन मनसबदारी व्यवस्था में कि उनको कितना कितना मंथली सैलरी मिलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे देखिए 10 रुपये जो है, यानी अकबर के समय में सबसे कम वेतन पाने वाला अमाउंट जो है, सबसे कम वेतन जो मिलता था वो 10 रुपये मिलता था घोड़सवार सेना को, और 5,000 अधिकारी को मिलता था, और उनके जो शाही परिवार से बिलोंग करते थे अधिकारी के रूप में प्लस ज़्यादा, मतलब कि 5,000 से ज़्यादा मिलता था। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं, अगर देखा जाए तो सेना, कौन सेना, जो पैदल चलते थे उनको 3 रुपये प्रति माह पे रखा गया था। ठीक है, यानी कि उनको 1 महीने में 3 रुपये मिलते थे कि उनको पैदल सेना को, जो घुड़सवार सेना थे उनको 10 रुपये, जो कि अधिकारी थे उनको 5,000, जो शाही अधिकारी थे जो कि उनके परिवार से बिलोंग करते थे उनको 5,000 से अधिक मिलता था। ठीक है, कुछ समय आने के बाद मनसबदारी व्यवस्था है जो 2 भागों में बट गई। कौन कौन, पहला कौन है, जाट, दूसरा कौन है,
सवार, ठीक है, जात और सवार। अगर जात की बात करा जाए तो कौन सा है इसमें, व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति को मतलब कितनी वेतन दिया जाए। और स्वार का मतलब होता है कि इन स्वार का होता है, स्वार में उन स्वार में जैसे कि अब किसी एक सेना के पास 2-3 घोड़े होते हैं, ठीक है, तो उन सभी को ऐड करके इनको वेतन मिलता था, ठीक है। जो कि मनसबदारी व्यवस्था में देखा जाए तो दाग व्यवस्था भी अपनाया गया था, जबकि घोड़े के पहचान करने के लिए कौन से घोड़े किसका सब है, इसके भी दाग व्यवस्था अपनाया गया था, ठीक है। देखिए अब अकबर का शासन का गठन की अगर बात करा जाए तो सबसे टॉप पे आते थे कौन, केंद्र सरकार। केंद्र के अगर नीचे देखेंगे, केंद्र के नीचे देखेंगे जो आ जाएंगे प्रांत, और प्रांत के बाद परगना, और परगना के बाद गांव कहलाते थे, ठीक है। यानी कि जिस तरह से देखा जाए आज की डेट में तो पहले आते हैं कि देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद जिला, जिला, जिला के बाद गांव स्तरीय लेवल का हो जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह से अकबर में पहले केंद्र, प्रांत, परगना और गांव आते थे, जो कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जो कि यहाँ पर नाम है और उनका काम है, जो कि मैं बता देता हूँ। जो कि देखिए अब सबसे पहले देखते हैं वजीर का। तो वजीर का काम क्या है, राजस्व एवं वित्त का देखभाल, क्या, राजस्व एवं वित्त का देखभाल, यानी कि देश का राजस्व जो भी संभालने वाला का काम था वो वजीर करते थे, ठीक है। और वही दीवान का अगर बात देखा जाए तो दीवान जो है, दीवान का जो काम था अन्य राज्यों से अन्य राज्यों से व्यय कर को इकट्ठा करना, ठीक है। और वहीं मीर बख्शी का देखा जाए तो मीर बख्शी जो है ये खुफिया का काम करते थे, खुफिया एजेंसी थे। आज ये में कौन सा है, रो है, ठीक है। इस तरह से कुछ इंपोर्टेंट है। आपके परगना में भी 1-2 मिल जाएंगे, जो कि सीकदार कहते हैं। सीकदार को क्या कहते हैं, पुलिस कहते हैं, सीकदार को पुलिस अफसर कहते हैं। उसी तरह से अमीन होते थे, अमीन जो कि राजस्व को जमीन की नपाई जुकाई करते थे, राजस्व भी करता। और ग्राम स्तर पर अगर देखा जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इनसे क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए। अब देखिए जो कि ग्राम से आते हैं मुदम, मुदम को क्या कहते हैं, ग्राम का मुखिया। उसके बाद आता है पटवारी, जो कि अगर आप गांव लेवल का राजस्व का देख रेख करता था। उसके बाद आते हैं चौकीदार, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास अकबर का प्रशासन रहा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अकबर का अन्य राज्यों के साथ संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अकबर का जो संबंध राजस्थान हमारे एरिया से किस तरह से था, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।